मनीष गर्ग। कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, किसान भाइयों, विकसित भारत जी राम जी बिल में हमने 100 दिन की जगह 125 दिन रोजगार की गारंटी का प्रावधान किया है। इससे गांव की तस्वीर भी बदलकर मानेंगे। विकास के काम गांव में होंगे। विकास के काम गांव में कौन से होने चाहिए, इसकी सूची गांव बनाएगा और उसी हिसाब से काम होंगे। है समय नदी की धार जिसमें सब बह जाया करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। श्रद्धेय स्व चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सादगी, विनम्रता, सच्चाई, दृढ़ता गांव गरीब किसान के उत्थान की तड़प श्रद्धेय चौधरी साहब में थी, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को कहा कि देश की समृद्धि का रास्ता किसान के खेत की मेड़ से होकर ही जाता है। उन्होंने हल पकड़ने वाले हाथों की ताकत समझी, जिनमें मुझे स्वर्गीय चौधरी साहब की सादगी और सच्चाई दिखाई देती है। आदरणीय जयंत चौधरी जी, किसान ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर एसवीर सिंह जी, एके सिंह जी, आदरणीय श्रीमती चारू सिंह जी, भोला सिंह जी, आज जिनको हमने सम्मानित किया है, ऐसे हमारे सभी साथीगण, उपस्थित बहनों, भाइयों और भांजे भांजियों, मैं भैया अतिथि वतिथि नहीं होते। अतिथि से तो संबंध बड़े औपचारिक हो जाते हैं। मैं बड़ा आदमी बन के नहीं आया, मैं तो चौधरी साहब के चरणों में विनम्रता से प्रणाम करने आया हूं। बचपन से मैं उन्हें बड़े ध्यान से देखता रहूंगा। मैं भी गांव में पैदा हुआ, खेतों में मैंने काम किया, मैंने बखर भी चलाए, हल भी चलाए, उराई भी की। अब तो जमाना बदल गया। और तब कोई एक नेता जिसकी छवि हमारी आंखों में बसती थी, और केवल यूपी नहीं पूरे देश का किसान जिनको आशा और विश्वास के नजरों से देखता था, उनका नाम स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी है। समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। सादगी, विनम्रता, सच्चाई, दृढ़ता, गांव गरीब किसान के उत्थान की तड़प चौधरी साहब थे, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को कहा कि देश की समृद्धि का रास्ता किसान के खेत की मेड़ से होके ही जाता है। उन्हें हल पकड़ने वाले हाथों की ताकत समझी। और जब स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ये विचार लेके आए, रूस की सहकारी खेती, उस समय कोई पंडित जी के खिलाफ बोलने का साहस नहीं रखता था। लेकिन चौधरी साहब थे, युवा चौधरी साहब उस समय, उन्होंने कहा कि ये विदेशी विचारधारा भारत में मत थोपो, ये सहकारी खेती का प्रयोग हिंदुस्तान में सफल नहीं हो सकता। यहां खेतों का मालिक ही किसान को बनाना पड़ेगा। जो विचार मन में पूरी ताकत के साथ प्रकट किया, और महात्मा गांधी से प्रेरित और प्रभावित होकर उन्होंने नमक सत्याग्रह किया, तो चौधरी साहब ने भी हिंडन नदी के पास जाके नमक बना के कानून तोड़ा, आजादी की लड़ाई लड़ी। उस समय जेलों में रहे, लेकिन आजादी के बाद भी शांत नहीं बैठे। जमींदारी प्रथा के उन्मूलन में अगर सर्वाधिक योगदान किसी का है तो स्वर्गीय चौधरी साहब का है। मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। कई बार किसान आश्रित रहता था, और उसमें भी खेती की जमीन एक नाम से दूसरे नाम कौन करता था। एक बार जब मैं पहली बार एमएलए बना,
तो एक आदिवासी गांव में हम गए, मेरे साथ एक मंत्री थे, मैं एमएलए था। तो हम लोग वहां भाषण दे रहे थे, इंटीरियर का गांव था। अचानक उसके बाद हम खटिया पे बैठे थे, भाषण कार्यक्रम खत्म होने के बाद एक आदमी आया तो गांव के सब लोग आइए साहब, आइए साहब, आइए साहब। मुझे समझ में नहीं आया कि ये मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, एमएलए बैठे, ये सब गांव वाले आइए साहब, आइए साहब कौन है? मैंने कहा ये कौन है? अरे बोले पटवारी साहब है साहब। उनको लगा ये तो चले जाएंगे भाषण दे के बाद में, तो यही काम आएगा। और जब जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के बाद फिर से जमीनें में हेर फेर का मामला शुरू हुआ, तो चौधरी साहब ने कहा नहीं चलेगा। तब कुछ लोगों ने सोचा कि चौधरी साहब को या सरकार को झुका लेंगे। उन्होंने सबके त्याग पत्र स्वीकार करके लेखापाल का नया पद क्रिएट कर दिया। ये दम किसी में थी तो चौधरी साहब ने। किसानों का हित सर्वोपरि। उनके काम इतने हैं कि मैं घंटों तक गिना सकता हूं। अब यशवीर जी मुझे पूछ रहे थे कि 77 में आपकी उम्र कितनी थी? मैं 77 में जेल में था जब मैं 16 साल, 16.5 साल का था। इमरजेंसी का विरोध करते हुए मैं 9 अप्रैल 1976 को अरेस्ट किया हुआ था। 11वीं में पढ़ता था मैं उस समय, 11वीं क्लास। और तब भी अटल जी और चौधरी साहब, एनडीए की शुरुआत तो चौधरी साहब ने की, आपको पता है। आज जो एनडीए मोदी जी के प्रधानमंत्रित्व में पूरे देश पर राज कर रहा है, उसका बीज किसी ने बोया था तो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी ने बोया। चौधरी साहब और अटल जी। चौधरी साहब उस समय एनडीए के अध्यक्ष थे। कई बार परिस्थितियां बदली, इंदिरा जी की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या हुई, उसके कारण वातावरण बदला, वो अलग विषय है, लेकिन प्रारंभ उन्होंने किया था। और जैसा जयंत भाई बता रहे थे, क्या क्या सोचता था उस समय कोई सरकार है। एक तरफ अन्न के भंडार भरे, सड़ रहा है, और दूसरी तरफ गरीब भूखा मर रहा है। और किसी को ऐसी योजना याद नहीं आई। उन्होंने कहा खोलो वेयर हाउस के दरवाजे और इस अनाज को ले जाओ उनके पास जो भूखे हैं, लेकिन आत्मसम्मान के साथ काम करें। इसलिए काम के बदले अनाज योजना बनाने वाले चौधरी चरण सिंह। सच में गांव गरीब किसान को राजनीति में ताकत बनाया तो चौधरी साहब ने बनाया। और आज अभी जिस बिल की काफी चर्चा हुई, जी राम जी, उसके मूल में क्या है? किसान भाइयों, दो चीजें। एक, गरीब को काम मिलना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं, मिलना ही चाहिए। और इस बिल में हमने प्रावधान किया 100 दिन नहीं, 125 दिन रोजगार की गारंटी। लेकिन कितना पैसा खर्च होता है मनरेगा में? पिछले साल का बजट था 88,000 करोड़ रुपया, इसके पहले 1 लाख करोड़ तक चला जाता है। एक बार 1,11,000 करोड़ गया। क्या इतनी बड़ी विशाल धनराशि से गांव के विकास का काम नहीं होना चाहिए? क्या केवल यहां की मिट्टी खोद के वहां डाल दो और मनरेगा हो गई? पैसा भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाए, मनरेगा हो गई? इसमें प्रावधान किया कि मजदूरी भी देंगे, 100 दिन नहीं 125 दिन देंगे, लेकिन उससे गांव की तस्वीर भी बदल के मानेंगे। विकास के काम गांव में होंगे। और गांव में कौन से होना चाहिए, इसकी गांव सूची बनाएगा, तय करेगा, और उसके हिसाब से काम होंगे। और नहीं तो पता चला कि नहर में पानी आने वाला तो मनरेगा से नहर की सफाई कर दो, 2 दिन बाद पानी आ गया, कौन देखेगा कितनी हुई है कितनी नहीं हुई है। कई तरह की चीजें थी ऐसी। तो एक तरफ तो इसको गांव के विकास से जोड़ दिया कि पैसा है, रोजगार मिलेगा, लेकिन उस रोजगार से काम भी होगा और काम गांव की तस्वीर बदलेगा। स्कूल हो, सड़कें हो, नाली हो, पुल पुलिया हो। अरे हम तो खेत की सड़कें भी बनाएंगे, अगर कहीं नहीं होगी तो खेत सड़क भी बनाएंगे। पंचायतों का वर्गीकरण कर दिया, किसी में ज्यादा पैसा जा रहा है, सरपंच अगर ज्यादा एक्टिव है तो ज्यादा ले गया, कोई सीधा साधा है तो गया ही नहीं। तो जहां विकास की जरूरत और रोजगार की जरूरत है वहां ज्यादा जाए।
लेकिन एक चीज और इसमें कि जब कृषि कार्य पीक पे होते हैं, तब चाहे बोनी हो, सोइंग का समय हो या हार्वेस्टिंग का कटाई का समय हो, तब किसान परेशान हो जाता है, मजदूर नहीं मिलते। तो एक प्रावधान इसमें यह भी क्या कि मजदूरों के हितों का भी ध्यान रखेंगे, लेकिन राज्य सरकार जब ये देखेगी कि अब कटाई होनी है, अब बोनी होनी है और खेती के काम में श्रम की जरूरत है, तो उन दिनों में मनरे इसका जी राम जी योजना का काम बंद हो जाएगा, किसान की कटाई भी होगी और बुआई भी होगी। तो ये संतुलन है किसान और मजदूर दोनों के कल्याण का। मेरे प्रिय किसान भाइयों, एक कृषि मंत्री के रूप में मैं स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के आदर्शों पर चलने की कोशिश करता हूं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, ये चौधरी साहब ने बताया, और किसान उसकी आत्मा, किसान प्राण है, किसान अन्नदाता है, अन्नदाता के रूप में जीवन दाता है, और किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है, ये मैं अंतर आत्मा से कहता हूं। और ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम बेहतर काम कर पाए। अभी हमने देवेंद्र जी को भी सम्मानित किया, वैज्ञानिक हैं, सहरावत जी किसान है सीधे, हमारी बहन पलक जी बैठी है, रेड्डी जी है, हरवीर जी उस क्षेत्र में पत्रकारिता में मैं बहुत बधाई देता हूं, नहीं तो खेती समाचारों का, मीडिया का विषय नहीं होती कई बार। लेकिन ये लैब से निकल के वैज्ञानिक लैंड पे जाएं, ये भी जरूरी है। नहीं लैब में बैठे हैं और लैंड पे किसान बैठे हैं, यहां लैब में वहां लैंड पे, दोनों कभी मिलते ही नहीं थे। हमने तय किया कि साल में एक बार वैज्ञानिक निकलेगा किसानों के बीच, खेत में किसानों के बीच जाके उनको बताएगा कि खेती में नए प्रयोग कौन से हुए, और किसान भी उनको बताएगा कि दिक्कत क्या है। और कई बार तो किसान ही वैज्ञानिक बन जाता है। जब गए वैज्ञानिक तो उन्हें किसान ने बता दिया कि हमने जुगाड़ करके, आपने लीची की बात अभी कही, लीची पे ग्लूकोज का लेप लगा के बिहार के किसानों ने लीची की सेल्फ लाइफ बढ़ा दी। मैंने आके बताया कि अब इसको परफेक्ट करो ना। किसान भी कोई वैज्ञानिक से कम थोड़ी है। किसान ने बताई 500 समस्याएं अपनी कि प्रयोग इस पे होना चाहिए। हमने तय कर दिया कि वैज्ञानिक केवल पेपर लिखने के लिए प्रयोग नहीं करेगा, किसान की जो जरूरत है उस पर शोध होगा, उस पर रिसर्च होगा। और उस काम में टीम लगी है अलग अलग। कई तरह की समस्या आई उस दौरान। एक सबसे बड़ी समस्या नकली खाद, घटिया बीज, पेस्टिसाइड। जयंत जी, मैंने देखा एक बायोस्टूबलैंड 30,000, और किसान जब जाए दुकान पे तो बोलिए डीएपी की बोरी के साथ एक बोतल ले जा, 2 बोतल ले ही जाना पड़ेगा। दादागिरी होती थी। मैंने पूछा कि ये है क्या बायोस्टूबलैंड, इससे कोई उत्पादन बढ़ता है क्या, जरा देखो तो, इसका कोई प्रोटोकॉल है, कोई परीक्षण हुआ है? बोले नहीं, अभी तो कुछ नहीं है, बस चल रहा है। तो फिर काहे को किसान ले जाए, हमका प्रोटोकॉल विकसित करो। तो लोगों ने कहा नहीं नहीं, गड़बड़ हो जाएगी, ये बिकना बंद हो जाएगा, अभी तो 1 साल चलने दो। अब हम भी नए नए मंत्री आए थे, मैंने कहा एक बार इतनी बड़ी क्रांति मत करो, 1 साल चलने दो। हम कहा 1 साल में कम से कम कर लेना। दूसरे साल आए तो फिर मांग आ गई कि 1 साल और बढ़ाओ। हम कहा भी 1 साल नहीं, किसी भी हालत में 3 महीने से ज्यादा नहीं बढ़ेगा। और 3 महीने के अंदर आईसीआर के किसी संस्थान, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इससे सिद्ध कराना पड़ेगा 3 जगह किससे फसल का उत्पादन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। अगर सिद्ध नहीं हुआ तो ये बेचना बंद कर दूंगा। मैं आपको बता रहा हूं, 30,000 में से 22,000 तो भग गए, आई नहीं मैदान में, प्रयोग करवाने की हिम्मत नहीं हुई। और बाकी जो आए उनमें से 600 कुछ अभी हमने अप्रूव किए। एक संकल्प है हमारा कि ये बेईमानी किसान के साथ नहीं होने देंगे। कोई भी चीज ले जाओ, बेचो, डालो। मैंने राज्य के मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिया कि टैगिंग नहीं चलेगी कि फलानी चीज के साथ फलानी चीज ले जाओ, और जहां ये हो वहां कार्रवाई होनी चाहिए, कोई भी हो उसके खिलाफ।
किसान की मर्जी, जो डालेगा डालेगा। तुम दादागिरी करने वाले कौन होते हो? विवश करने वाले तुम कौन होते हो? नकली पेस्टिसाइड। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अभी हम संसद के अगले सत्र में कोशिश कर रहे हैं नया कानून बनाने का। ये नकली कीटनाशक डाल डाल के मारा जा रहा है किसान। एक बार एक किसान आया मुझे पेस्टिसाइड की बोरी में इल्ली डाल के लाया। इल्ली समझ गया ना? तो वो पता चल मर नहीं रही थी, उसमें और उठला रही थी। बोले देख लो साहब, ये पेस्टिसाइड तुम्हारा। अब क्या ये बिकने दें क्या? हम नया कड़ा कानून बना रहे हैं, ऐसा करने वाले बेईमानों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। किसान को लूटने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। अच्छे बीज और कैसे बने, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीज कैसे आए, और वो भी सही दाम पर मिले, ये भी जरूरी है। इसलिए सीड एक्ट भी ला रहे हैं। नहीं तो प्राइवेट कंपनियां, हमने कहा प्राइवेट सेक्टर आए, कोई दिक्कत नहीं बीज के क्षेत्र में। फल है, सब्जी है, अच्छे बीज चाहिए भाई, लेकिन कीमत ऐसी ना हो कि वो लूट ही ले किसान को। परंपरागत बीजों को भी संरक्षित करके रखेंगे। एक नहीं कई काम करने। मैं किसान ट्रस्ट को यह प्रार्थना करना चाहता हूं, अभी नए बजट के लिए भी आपके सुझाव चाहिए हमको, खेती के लिए क्या क्या होना चाहिए। और आगे 5 साल की योजना बननी है। अभी पंचवर्ष एक जो 5 ईयर प्लान बनता है उसकी भी कोशिश करेंगे जी। और इसमें भी आपके सुझाव हो तो वो सुझाव मुझे जरूर दीजिए। एक चिंतन शिविर भी करने वाले, खेती में करना क्या है। कई बार कुछ अफसर बैठ जाते हैं मंत्रालय में और वो योजना खेती की बनाते हैं। कई बार खेत देखा है कि नहीं, मेड़ पे गए कि नहीं, कीचड़ देखी है कि नहीं, माटी हाथ में उठाई कि नहीं, और साफ पूरी खेती की योजना बनाएंगे। अब बिना किसान से पूछे खेती की योजना नहीं बनेगी। हम चिंतन शिविर कर रहे हैं, उसमें कृषि जगत से संबंधित हम किसान को, वैज्ञानिकों को, विशेषज्ञों को इकट्ठा करेंगे और उनसे भी पूरी सलाह मशवरा लेंगे कि भैया आगे खेती में क्या करना चाहिए। और नहीं तो दफ्तर में बैठे कुछ पता ही नहीं है, ऐना मासी टीटी घरे डुकरिया पीटी, योजना बन गई और चली गई। योजना हो तो व्यवहारिक हो, जमीन धरातल से जुड़ी हो। अब ये फर्टिलाइजर आ रहा है, 2 लाख करोड़ रुपया सब्सिडी दे रही सरकार। ये फर्टिलाइजर ऐसे ही आना चाहिए, या ये विचार भी चल रहा है कि फर्टिलाइजर की सब्सिडी सीधे किसान के खाते में डाल देनी चाहिए ताकि वो जहां से चाहे खरीदे। तो कई चीजें विचार में है। अभी आज समय मुझे इसकी इजाजत नहीं दे रहा कि मैं देर तक बोलूं। 5:40 मेरी फ्लाइट है। धीरे धीरे कई सुधार करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जैसे फसल बीमा योजना में अभी हमने तय कर दिया कि क्लेम सेटल होने के बाद अगर 21 दिन तक बीमा कंपनी ने किसान के क्लेम का भुगतान नहीं किया तो 12% ब्याज और किसान को देना पड़ेगा। नहीं तो साल साल क्लेम सेटल ही नहीं होता। ये सब ऐसे काम है जो खेती के लिए करना जरूरी है, और चौधरी साहब की प्रेरणा से ये काम हम करने की कोशिश करेंगे पूरी प्रामाणिकता के साथ। और आपके सेवक के नाते प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। लेकिन फिर एक बात पे मुझे जरूर आपत्ति है, मैं अतिथि नहीं हूं, मैं भी घर वाला हूं, परिवार का सदस्य हूं, आपका सेवक हूं। चौधरी साहब के चरणों में बारंबार प्रणाम। जिनको आज सम्मानित किया उनको बहुत बहुत बधाइयां। आगे भी मिलते रहेंगे। मामा एक बार मामा हाथ पकड़ लेता तो कभी छोड़ता नहीं है। फिर जरूर आऊंगा, और अब की बार तो मेरे तरफ ही आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।